गुड इवनिंग। आज स्टार्ट करते हैं। सो लास्ट का जो 15 डेज बचा है जेई मेंस के लिए, फोर्थ सेशन के लिए, उसको कैसे हम यूटिलाइज करते हैं, और ये स्पेशली चैप्टर वाइज हम देखने वाले हैं। सो किस तरीके से ये 15 डेज को हम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करते हैं। जनरली जो केमिस्ट्री का जो फर्स्ट सेक्शंस है, केमिस्ट्री का जो अपना फर्स्ट सेक्शंस है, जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। जैसे मान के चलो अभी सॉल्यूशन तुम पढ़े हो, तो सॉल्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सॉल्यूशन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री फुल्ली क्या है, मैथमेटिकल बेस्ड है, मैथमेटिकल अप्रोच से, फुल्ली मैथमेटिकल अप्रोच, फुल्ली मैथमेटिकल अप्रोच। तो ये देखने वाले हैं। सो चैप्टर वाइज हम किस तरीके से करें जिससे इसको कम टाइम में हम फिनिश कर लें, कम टाइम में, काफ़ी लेस टाइम में जो है इसको फिनिश कर लें। इसको कैसे स्टार्ट करते हैं उसको बढ़िया से देखते हैं। जैसे होता है क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ फॉर्मूलेज। नंबर ऑफ फॉर्मूलेज को कैसे हम रिकॉल करें, क्योंकि क्वेश्चन जो आ रहे हैं आजकल रिसेंट ईयर में जो पूछ रहे हैं, वो पुट द डेटा गेट द रिजल्ट वाला पूछता नहीं है। तो तुम फॉर्मूला रट के जाओगे और पेपर में आंसर कर दोगे, वो नहीं पूछता है। तो किस तरीके से फॉर्मूला को रिकॉल करें जिससे हमारा क्वेश्चंस हो जाए, इसके कुछ डिफरेंट टर्म्स को समझते हैं। तो कैसे स्टेप बाय स्टेप हम चले जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चंस लगेगा। जैसे मान के चलो फर्स्टली क्या है, तो कोई चैप्टर्स हैंडल कर रहे हो, मान के चलो, जैसे मान के चलो तुम चैप्टर्स हैंडल कर रहे हो, सॉल्यूशंस का चैप्टर हैंडल किया 12th का, सॉल्यूशंस क्लास 12th तुमने पढ़ा, जैसे क्लास 12th। तो क्लास 12th सॉल्यूशन में दो तरह का क्वेश्चंस मिलेगा। जनरली अभी रिसेंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है थ्योरेटिकली बेस्ड आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड आ रहे हैं। अब जो बच्चे फॉर्मूला याद करके जा रहे हैं वो तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है उसको तो कर देते हैं, बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन उनसे होता नहीं है। तो थ्योरेटिकल कभी कभी ऐसा भी हुआ एक दो सेशन में जिसमें फुल्ली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया होगा, फुल्ली क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ गया, उसमें कुछ मैथमेटिकल्स नहीं है, कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं है, बिल्कुल न्यूमेरिकल से आया ही नहीं। तो उस तरह के पेपर्स को हम कैसे हैंडल करें शॉर्ट ड्यूरेशंस में, उसकी बात करें, यानी कि थ्योरेटिकल। और नेक्स्ट जो हम बात करने वाले न्यूमेरिकली, हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। एक थ्योरेटिकली अप्रोच होना चाहिए, एक न्यूमेरिकली अप्रोच होना चाहिए। जैसे मान के चलो आप कोई भी फॉर्मूला, जैसे हम बात करते हैं हेनरी लॉ का, हेनरी लॉ, सपोज दैट हेनरी लॉ दिया हुआ है सॉल्यूशन में, फॉर्मूला होता है P = KH × X। अब मैक्सिमम बच्चे को यही नहीं पता होता ये P है क्या। अब वो याद करके जाता है वेपर प्रेशर है। अब वेपर प्रेशर किसका है, सॉल्यूट का है या सॉल्वेंट का है, क्या है, ये पता ही नहीं होता। मैक्सिमम बच्चों को ये आइडिया ही नहीं है वेपर प्रेशर किसका है। और ये X को जनरली कभी कभी मोल फ्रैक्शन लिख देता है, कभी कभी सॉल्युबिलिटी लिख देता है, सॉल्युबिलिटी लिख देता है। तो आपको पहले पता होना चाहिए। सो हेनरी लॉ ने क्या बोला था, हेनरी लॉ ये बोला था, तो जो सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है, सॉल्युबिलिटी को डिफाइन किया था। तो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका, वेपर प्रेशर का। बट वेपर प्रेशर किसका, तो वेपर प्रेशर जो अप्लाइड कर रहे हैं, जो वेपर प्रेशर अप्लाइड कर रहे हैं किस पे, सिस्टम पे, जो सिस्टम में सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, गैस इन लिक्विड। पहला तो यही समझ में आना चाहिए थ्योरेटिकली कंसेप्ट कैसे हम इसको हैंडल करेंगे। सो हेनरी लॉ तभी अप्लाई होगा जब गैस इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन होगा, किसी अदर सॉल्यूशन में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जब हमारा गैस इन लिक्विड होगा तभी हम हेनरी लॉ को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंसेप्ट यहीं से निकलता है। दूसरा केस क्या है, ये जो वेपर प्रेशर ले रहे हैं वो कौन सा वेपर प्रेशर है, अप्लाइड वेपर प्रेशर है। किसका, गैस इन लिक्विड पे, गैस इन लिक्विड पे अप्लाइड वेपर प्रेशर है ये। तो आपको पता होना चाहिए सो गैस इन लिक्विड पे अप्लाइड वेपर प्रेशर है ये, ना कि वेपर प्रेशर सॉलिड या सॉल्वेंट का है। अप्लाइड वेपर प्रेशर है, जितना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतनी ही उसकी सॉल्बिलिटी बढ़ेगा। जैसे कोक बोटल्स है, कोक बोटल्स को हाई प्रेशर पे पैक करते हैं क्योंकि उसमें CO2 गैस की सॉल्बिलिटी बढ़ती है, उसमें CO2 गैस फिल किया जाता है। तो CO2 गैस को जब फिलिंग करते हैं तो उसको हाई प्रेशर पे करते हैं। तो जब भी आप पढ़ते हो तो हमेशा फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका क्या है, दोनों अप्रोच रखना है आपको। पहला क्या अप्रोच रखना है, तो थ्योरेटिकली अप्रोच रखना है। थ्योरेटिकली अप्रोच कैसे रखना है, अप्रोच जो है थ्योरेटिकली रखना है। थ्योरेटिकली मतलब जैसे ही कोई एक्सप्रेशन दिखे, रैंडम एक्सप्रेशंस, तो उसका थ्योरेटिकली क्या सिग्निफिकेंस है उसको देखो आप। थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंस, जैसे मान के चलो एक टॉपिक है सॉलिड स्टेट में,
ये क्लास 12th हम डिस्कस कर रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे रिलेट कर पा रहे होंगे। क्लास 12th में सॉलिड स्टेट में एक आता है डेंसिटी इक्वल टू जेडम अपॉन ए क्यू इंटू एन ए। अब मैक्सिमम बच्चे को पता ही नहीं है ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से। मैं ये नहीं बात कर रहा हूँ सो आप डेरिवेशन ड्राइव करो, लेकिन आप ये जरूर फाइंड आउट करने की कोशिश करो ये डेंसिटी आता कहाँ से। वैसे डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम का टर्म्स तो मुझे दिख रहा है, ये क्या है, ये वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम ऑफ क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल है, ये मुझे पता है। ए क्यूब टाइप का होगा तो उसका वॉल्यूम डायमेंशन दिया तो हो जाएगा। बट ये मास को इसने जेड एम अपॉन एन ए क्यों लिखा है, ये आपको अच्छी तरीके से रिलेट होना चाहिए। अगर आप अच्छी तरीके से रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो अगर कोई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है तो आप हैंडल कर लोगे, बट विदाउट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा जो पुट द डेटा गेट द रिजल्ट पे नहीं सेट हो रहा है तो आपसे नहीं होगा। तो थ्योरेटिकली अप्रोच जरूर रखना है। सो एक्सप्रेशंस आ कैसे रहा है, उसमें हर एक टर्म्स का क्या सिग्निफिकेंस है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो किसी भी फॉर्मूला को हैंडल करने से पहले उसके थ्योरेटिकली अप्रोच को आप जरूर देखो। पहली बात, अगर थ्योरेटिकली अप्रोच हो जाता है, एक एक चीज़ ज़्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप एक एक टर्म्स को रिलेट कर लो। जैसे जेड क्या है, एम क्या है, ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, किस तरीके से ड्राइव्ड हुआ है, किस तरीके से हुआ है, इस तरीके से आप जो है सबसे पहले एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखो। जैसे मान के चलो सबसे अगर टफेस्ट चैप्टर में से बात करें तो मान के चलो काइनेटिक्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स एक टॉपिक्स है क्लास 12th में, काइनेटिक्स। अब काइनेटिक्स और रेडियो एक्टिविटी फिजिक्स का दोनों काफ़ी कोरिलेट है। अब कोई बच्चा जो है रेडियो एक्टिविटी तो पहला पॉइंट क्या हुआ, आप थ्योरेटिकली जो है क्या करो, थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंस पे फोकस करो, एवरी फॉर्मूले का। सेकेंड क्या है, कनेक्टिविटी होनी चाहिए आपकी। कनेक्टिविटी का क्या मीनिंग है अभी हम डील करते हैं। तो हम सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, कनेक्टिविटी। जैसे मान के चलो कोई बच्चा काइनेटिक्स पढ़ रहा है तो केमिकल काइनेटिक्स जो होता है वो मैक्सिमम रिलेट किससे है, रेडियो एक्टिविटी से, जो कि आप क्लास 12th के फिजिक्स में पढ़ते हो। तो आप अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, रेडियो एक्टिविटी को भी साथ में आप कर सकते हो, जो कि फिजिक्स का सेक्शन है, क्योंकि वहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर का ही प्रॉब्लम्स आते हैं। तो दोनों को आप कोरिलेट करो, यहाँ से मैक्सिमम पार्ट जो है यहाँ से आप कवर कर सकते हो रेडियो एक्टिविटी। तो आपके टॉपिक्स कनेक्शंस में होना चाहिए, कनेक्टिविटी आप जनरेट कर पाओ एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से। क्लियर है। जैसे मान के चलो कोई बच्चा मोल कंसेप्ट पढ़ रहा है, तो मोल कंसेप्ट के साथ क्या हैंडल करना चाहिए उसको, मोल कंसेप्ट अगर 11th से कर रहा है तो उसको 12th का क्या हैंडल करना चाहिए, सॉल्यूशन कर लेना चाहिए हैंडल। सॉल्यूशंस का हैंडल, मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है, मोल कंसेप्ट और सॉल्यूशन आपस में क्या है, कोरिलेट है। जो बच्चा मोल कंसेप्ट कर रहा है 11th से तो 12th के क्या करता है, सॉल्यूशन को कर सकता है। जैसे मान के चलो एक चैप्टर आ रहा है रेडॉक्स 11th में कर रहा है वो। अब बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको 12th वाला तो याद है, बट 11th वाला वो बिल्कुल भूल चुके हैं। तो उनको क्या है सॉल्यूशन उसका, अब मोल कंसेप्ट क्या एक बेस टॉपिक है, सॉल्यूशन क्या एक ड्राइव टॉपिक है। तो सॉल्यूशन जब आप एप्लीकेशन वाला पार्ट को हैंडल कर चुके हो तो मोल कंसेप्ट वाला बेस टॉपिक को आप हैंडल नहीं कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, अगर आप को रिलेट करके टॉपिक को कर रहे हो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे मैं बात करता हूँ रेडॉक्स 11th का छोटा सा टॉपिक है। रेडॉक्स डायरेक्टली कनेक्शन किसके साथ है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये क्लास 12th का है। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रेडॉक्स के साथ बहुत सारे रिलेशन है। जिसके रेडॉक्स के फंडे क्लियर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेस वाला पार्ट को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। तो ये बेसिक्स वाला जो पार्ट है, डिफरेंट टॉपिक्स को कैसे कोरिलेट करना है वो समझ में आना चाहिए। जैसे कुछ और टॉपिक्स की बात करते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एटॉमिक स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर किसका है, 11th का। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन क्लास 12th में वो मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर जो है एटम्स का चैप्टर आता है, उस एटम्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बोर्स का मॉडल है, बोर्स मॉडल। और अगर आपने ढंग से एटम्स पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में, वहां भी क्या है, बोर्स का मॉडल बड़ी बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया गया। यहाँ भी मैक्सिमम क्वेश्चन बोर्स मॉडल से ही पूछता है, स्पेक्ट्रम से पूछता है, ट्रांजिशन स्टेट से पूछता है। तो वो सारे आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। अगर आपने मॉडर्न फिजिक्स को अच्छी तरीके से क्लास 12th में किए हो, इस टॉपिक को आप अच्छी तरीके से यहाँ से जो है कनेक्ट कर सकते हो। इसी में आता है डिब्रोगिल का वेव इक्वेशन, वहाँ भी ये पढ़ाया जाता है। हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल थोड़ा सा एक्स्ट्रा आता है।
तो कहने का मीनिंग ये है, जब भी आप फिजिकल केमिस्ट्री को कर रहे हो तो आप ध्यान से देखो, क्या हमने जो क्लास 12th में एप्लीकेशन वाला पार्ट किया है उसको क्या मैं क्लास 11th के बेस टॉपिक से रिलेट कर पा रहा हूँ। अब जैसे कोई बच्चा इनिशिएट ही कर रहा है, 11th को उसने पढ़ा नहीं और 12th उसने पढ़ रखा है, तो 12th एप्लीकेशन पार्ट है। जनरली जो भी केमिस्ट्री का जितने सिलेबस है उस सबका एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो पहला चीज़ जो है, हर एक फॉर्मूला का आपको थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। सेकेंड क्या है, कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए किसके बीच में, कनेक्टिविटी होना चाहिए, कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट चैप्टर ऑफ +1 एंड +2। थर्ड पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, मैथमेटिकल टूल्स अच्छी होनी चाहिए। मैथमेटिकल टूल्स का क्या मतलब हुआ, मैथमेटिकल टूल्स जैसे मान के चलो एक स्टेट्स ऑफ मैटर का जब टॉपिक आता है, स्टेट्स ऑफ मैटर में क्या है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलता है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है 1/v का, और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v है। अब इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आता है। अब जो है ये ग्राफ जो आता है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर आता है, इसमें T1 है, T2 है, T3 है। अब इसमें पूछ देगा तो T1 T2 T3 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, किसकी वैल्यूज कम है, तो ये सारे मैथमेटिक्स है। स्लोप देख लेंगे, कौन सा फास्ट इंक्रीजिंग है, कौन सा फास्ट डिक्रीजिंग है। स्लोप देखने वाला, स्लोप को कैसे देखते हैं, कैसे एंगल निकालते हैं, ऑलरेडी हमने थोड़ा ग्राफ थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप ग्राफ थ्योरी वाला वीडियो आप आराम से देख सकते हो उसको, तो किस तरीके से। तो आपको मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए। जैसे मान के चलो कहीं कहीं पे लॉग यूज करता है, लॉग का कहाँ पे बेहतरीन यूज है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नस्ट इक्वेशन है, एक नस्ट इक्वेशन, वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, E=E0 सेल -0.0591 अपॉन n लॉग Q है सपोज इट। तो लॉग क्या होता है, लॉग बेस 10 भी होता है और बेस E भी होता है। लॉग दो तरह का होता है, बेस 10 और बेस E। अब जिसको ये पता होगा तो लॉग की जो वैल्यूज है, लॉग बेस 10 की जो वैल्यूज है वो हमेशा क्या होगा, दो रेंज में लाई करेगा। तो अगर मान के जो लॉग की वैल्यू 0 से 1 के बीच हो, लॉग की वैल्यू अगर 0 से 1 है, मान के चलो लॉग मुझे निकालना है, लॉग बेस 10 1/10 निकालना है, जिसकी वैल्यूज कितना होगा 0.1। ये वैल्यूज कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो लॉग 10 को क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻1। 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1। इसकी वैल्यू ध्यान से देखो तो माइनस लॉग 10 आ जाएगा, वैल्यू निगेटिव में आ गया कि नहीं। तो जिसको पता होगा 0 से 1 के बीच लॉग की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। समझ में आ रहा ना, लॉग 0 से 1 के बीच में निगेटिव होती है। डायरेक्ट 1 की बात करें तो 1 पे लॉग की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लॉग 1 की वैल्यूज क्या होती है, 0। और जैसे जैसे लॉग 10 की तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, वैल्यूज 1 हो जाएगा। तो इसका बेहतरीन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। मान के चलो हमें पता है क्यू की वैल्यूज किसके रेंज में आ रहा है, 0 से 1 के, तो ये टर्म डायरेक्टली क्या हो जाएगा, निगेटिव। निगेटिव मल्टीप्लाई बाय निगेटिव क्या हो जाएगा, वैल्यूज। हमारा आंसर डायरेक्ट पॉजिटिव वाला हो जाएगा। तो कभी कभी पेपर में क्या होता है, अगर जिसकी मैथमेटिक्स अच्छा है वो एलिमिनेशन टेक्निक्स को हेल्प लेके वो डायरेक्ट ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, एलिमिनेशन टेक्निक्स को बहुत बेहतरीन करते हैं जिसके मैथमेटिक्स के फंडे अच्छे हैं। सिंपल सी बात है, जिसको मैथमेटिक्स आती है वो अच्छी तरीके से रिलेट कर सकता है। ठीक है, अब मैथमेटिकल टूल्स में और क्या है, जैसे मैथमेटिकल टूल्स में हम बात कर सकते हैं, एक लॉग का हो गया, इसके अलावा कुछ और बात कर सकते हैं मैथमेटिकल टूल्स में। जैसे यूनिट का बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, यूनिट। जनरली बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं यूनिट में। कैसे, जैसे PV=NRT है। अब ये R का यूनिट जो है 8.314 भी वैल्यूज होता है और 0.0821 होता है। बट ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कब कौन सी वैल्यूज को कंसीडर करना है, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर को क्या लेंगे। तो प्रेशर का तो डिफरेंट यूनिट होगा। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, बार भी होता है, ATM भी होता है, पास्कल भी होता है, mm/Hg भी होता है। ठीक है, तो डिफरेंट यूनिट्स होता है। वॉल्यूम का क्या होता है, लीटर होता है, मीटर क्यूब होता है, और क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा प्रेशर वॉल्यूम का क्या प्रोडक्ट ले, किस तरह की वैल्यू। नहीं है तो ऐसा यूनिट लेके चलो, पास्कल इधर से ले लो, मीटर क्यूब इधर से ले लो, तो वैल्यूज हमेशा क्या ले लोगे, 8.314 लोगे। तो सिंपल यूनिट वाला पार्ट पे काफ़ी इंपॉर्टेंट
तरीके से ध्यान देना है, काफ़ी फोकस करके ध्यान देना है। तो कुछ चैप्टर्स जो हैं, तो मैथमेटिकल टूल्स जो है, जिसमें आपको यूनिट आ गया, मैथमेटिकल टूल्स में स्लोप आ गया, सो ग्राफ आप कैसे देखते हो, लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, एंगुलर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, वो आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो इसमें पॉइंट हमने देखना है, तो मान के चलो आपको कुछ बेस टॉपिक दिए होंगे। क्या दिए होंगे? बेस टॉपिक। बेस टॉपिक, और बेस टॉपिक से हमने क्या करना है, कुछ ड्राइव्ड टॉपिक्स को सॉल्व करना है, या बेस टॉपिक से कुछ ड्राइव सब टॉपिक होंगे उसको सॉल्व करना है। जैसे फॉर द एग्जांपल्स देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी होता है सपोज, यानी कि डी ब्रोगिल ने दिया था, सो एच अपॉन पी, पी क्या है, मोमेंटम है, मोमेंटम पी इक्वल टू एम बी होता है, और पी को कहीं कहीं पे रूट अंडर 2m(k) भी लिखते हैं। पी को क्या लिखते हैं? रूट अंडर 2m(k). यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। बट ये के किसके लिए लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी के लिए। कौन सा काइनेटिक एनर्जी? मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी। मैकेनिकल, जब कोई बॉडी मूव कर रही है। बट इसी मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी को अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? सिंपल, कुछ नहीं करना है, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2m। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैट में, पढ़े थे, क्या होता है, Q इंटू वी, तो E इंटू वी। सिंपल, जनरली इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और उसके क्रॉसपोंडिंग वोल्टेज। तो ये सिंपल क्या हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। तो जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अब सिंपल कर क्या रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी में हम चेंज करें, ये भी पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है यूनिट ऑफ एनर्जी होता है, तो बस हमने यहाँ पे मैकेनिकली यूज किया, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज किया। अगले में यही, अगर नेक्स्ट में क्या होता है, कभी कभी हम यूज कर देते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी, थर्मोडायनेमिकल काइनेटिक एनर्जी यूज करते हैं, 3/2 kT यूज कर देते हैं। अब ये क्या है, ये थर्मोडायनेमिक्स की वजह से आ रहा है, के वोल्टेज मान कॉन्स्टेंट है, टी टेम्परेचर है, तो ये यूज करते हैं। कहने का मीनिंग ये है, जब भी आप कोई हर एक चैप्टर में देखो बेस टॉपिक कितने हैं, उस बेस टॉपिक से ड्राइव टॉपिक कितने बन सकते हैं। तो बेस टॉपिक के फॉर्मूले को आप अंडरस्टैंडिंग करो कैसे आ रहा है, और ड्राइव टॉपिक को, रिजल्ट को ध्यान में रखो। उस बेस टॉपिक से हम रिजल्ट ड्राइव टॉपिक पे जा कैसे रहे, अगर आप ये कर पाते हो तो आई थिंक जो थ्योरेटिकली क्वेश्चन आते हैं या न्यूमेरिकली क्वेश्चन आते हैं, वो दोनों तरह का हैंडल हो जाता है। जनरली जो दोनों तरह के टॉपिक्स को आप कर सकते हो। जैसे सपोज दैट सबसे टफेस्ट यूनिट में आता है इक्विलिब्रियम, फिजिकल, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, ये मैक्सिमम बच्चा कर लेते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये 11th का टॉपिक्स है, जनरली बहुत बच्चे छोड़ के ही जाते हैं, जबकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं आज के रिसेंट ईयर में। तो इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम में फोकस करने वाला पार्ट क्या, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन वाला जो पार्ट है, आयनाइजेशन ऑफ वाटर हो गया, एसिड बेस हो गया, एसिड बेस में यही वीक एसिड का केस आ जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का केस आ जाता है। अब इस चैप्टर में क्या अप्रॉक्सीमेशन को बड़ा बेहतरीन यूज किया गया। जिस बच्चे को अप्रॉक्सीमेशन आता है वो इस चैप्टर को बड़ा अच्छी तरीके से हैंडल कर लेगा, क्योंकि जेई और नेट के क्वेश्चंस कितने देर में करना होता है, मुश्किल से नेट के लिए 1 मिनट और जेई के लिए मुश्किल से 2 मिनट्स। एक क्वेश्चन को आपको 60 सेकेंड में करना है या 120 सेकेंड में करना है, तो आपकी अप्रॉक्सीमेशन टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। तो आप अप्रॉक्सीमेट कैसे कर सकते हो, जैसे एक इक्विलिब्रियम के बेसिस पे हम देखते हैं, जैसे मान के चलो हमें कहीं पे लिखा हुआ है कि ए इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, राइट। अब मान के चलो इसके थ्रू अगर मेरे को के की वैल्यूज दिया, अल्फा पूछ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, अल्फा की वैल्यूज अगर निकालना है तो इसमें टाइम लग जाएगा, स्क्वायर रूट करना है, 1 माइनस अल्फा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जिसको अप्रॉक्सीमेशन आता है वो क्या कर देगा, 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेट टू 1 करके चेक करेगा। अगर मान के चलो के सेटिस्फाइड कर जाता है ऑप्शन से, तब तो सही है। अदरवाइज अगर कुछ नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो क्या सोचेगा, डिनोमिनेटर को हमने 1 माइनस अल्फा अप्रॉक्सीमेट टू 1 लिया है, यानी डिनोमिनेटर को क्या लिया, थोड़ा सा वैल्यूज ग्रेटर ले लिया। वैसे तो एग्जैक्ट क्या होता, 1 माइनस अल्फा होता, बट हमने क्या लिया, 1 लिया, तो वैल्यूज को थोड़ा एक्सीड करके लिया है कि नहीं लिया है। तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, थोड़ा सा कम होएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने क्या ले लिया, थोड़ा ज़्यादा ले लिया। डिनोमिनेटर की वैल्यूज को हमने क्या किया, थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। कितना कर दिया, 1 कर दिया, तो के थोड़ा सा क्या आएगा, कम आएगा, कि नहीं आएगा। अब देख लेंगे ऑप्शंस में, तो जो हमारा रिजल्ट आया
अप्रॉक्सीमेट करके, उससे क्या थोड़ी सी ग्रेटर वैल्यूज़ दी हुई है क्या, या लेसर वैल्यूज़ दी हुई है, लेसर वैल्यूज क्योंकि डिनोमिनेटर को हमने ज़्यादा लिया, कोई लेसर वैल्यूज़ दी है, डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे हम। तो अप्रॉक्सीमेशंस को काफ़ी बेहतरीन हो जाए। बच्चे को लॉग सॉल्व करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लॉग एंटी लॉग। जैसे लॉग तो हमने निकाल लेते हैं, जैसे लॉग मान के चलो 32 आ रहा है, भाई 32 का लॉग क्या होगा वो हमें पता नहीं। लॉग 10 32 आ रहा है तो नहीं पता, तो लॉग 32 को क्या लिख सकते हो, 2⁵ लिख सकते हो, 5 log 2 कर दोगे। लॉग की बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए। अब लॉग और एंटी लॉग में एक बहुत बेहतरीन रिलेशन है। जैसे मान के चलो तुम्हें दे रखेगा log 10 x इक्वल टू 20 दे रखा है सपोज इट। अब x की वैल्यूज कैसे निकालोगे, एंटी लॉग से ही निकालोगे ना। x की वैल्यूज कैसे निकालोगे, एंटी लॉग से निकालोगे। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो बेस है ना, इस बेस पे फोकस करो। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल 10⁻20। समझ में आया कि नहीं है। log 10 x इक्वल टू 20, इस बेस को क्या रखना है, यहाँ पे बना लेना है, और जो यहाँ पे वैल्यू जो वो क्या होगा, पावर में आ जाएगा। जैसे मान के चलो तुम्हें दिया हुआ है pH इक्वल टू 14, कभी दिया रहता है, या pH इक्वल टू 14 तो मैक्सिमम हो गया, मान के चलो ले लेते हैं pH इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो pH को हम क्या लिखेंगे, माइनस log 10 H पॉजिटिव इक्वल टू 6। अब मान के चलो मुझे H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन निकालना है, तो क्या करना है, H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन क्या होगा, मैंने क्या बोला, बेस को रखो, पावर को क्या लगो, ऊपर लगा दो, और निगेटिव साइन है तो यहाँ पे 10⁻⁻6 आंसर हो जाएगा। तो लॉग एंटी लॉग को कैसे रिलेट कर सकते हो, मैथमेटिक्स को आप कैसे डील कर रहे हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आप क्या करो, चैप्टर वाइज देख लो। सो 12th में मैंने जो चैप्टर डन किया है उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्या सिग्निफिकेंस आता है 11th का। जैसे हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, आप उसको किससे रिलेट कर लो, मॉडर्न फिजिक्स के एटम्स वाले चैप्टर से रिलेट कर लो। मोल कंसेप्ट को किससे रिलेट कर लो, सॉल्यूशन से रिलेट कर लो। स्टेट्स ऑफ मैटर एक चैप्टर आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, स्टेट्स ऑफ मैटर को किससे रिलेट कर लो। स्टेट्स ऑफ मैटर को देखोगे उसमें जनरली पार्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर में एक केटीजी का सेक्शन है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ जो है उसमें जो है, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ जो है केटीजी में ऑलरेडी आप हैंडल करते हो। किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी हमने क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ पढ़ते हैं, तो डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ लॉ वहाँ से पढ़ लो। यहाँ पे एक केटीजी का सेक्शन आता है, केटीजी ऑलरेडी बच्चे क्लास 11th में पढ़ते हैं, तो अगर आप फिजिक्स के केटीजी को हैंडल किया तो यहाँ की केटीजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट यहाँ पे केटीजी का थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। रियल आइडियल गैस इक्वेशन से रियल गैस इक्वेशंस कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो जो भी क्लास 12th के चैप्टर्स है उससे देखो क्लास 11th के चैप्टर्स को कैसे रिलेट करेंगे, उसमें क्या बेस टॉपिक क्या है, क्या हमें पढ़ना है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे चैप्टर को आप, जैसे थर्मोडायनेमिक्स 11th में थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री का चैप्टर है। तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है, अगर आपने फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है तो इसके थर्मोडायनेमिक्स के प्रॉब्लम में कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली कर लोगे। इसको फिजिक्स से आप रिलेट कर सकते हो, फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स से। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल आ रहा है थर्मोकेमिस्ट्री से। और थर्मोकेमिस्ट्री किसका अच्छा रहेगा, जिसका इनऑर्गेनिक अच्छा है। इनऑर्गेनिक यानी कि जितनी इसमें इंथैल्पी कैलकुलेशन करते हैं वो सारा पर मोल के अकॉर्डिंग है। जैसे इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स को नॉकआउट करने में कितने एनर्जी लग रहा है, बट जब भी इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन दिया रहता है वो पर मोल के अकॉर्डिंग दिया रहता है, तो कितना इंथैल्पी लग रहा है। जैसे 1 मोल के लिए दिया है तो उसको 2 मोल्स, हाफ मोल्स, 3 मोल्स सबके लिए हम रिलेट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब भी कोई चैप्टर्स पढ़ रहे हो उसमें पहले देखो बेस टॉपिक क्या क्या पढ़ना है, बेस टॉपिक का क्या कोई सिग्निफिकेंस हमारा क्लास 12 से है, कोई रिलेटेड टॉपिक, उसको आप वहाँ से पढ़ के फिर यहाँ पे आओ, उसको इजीली रिलेट कर लो, चाहे वो फिजिक्स से रिलेट कर पाओ या केमिस्ट्री से रिलेट पाओ। वहाँ से रिलेट करने के बाद बेस टॉपिक को डील कर लो, बेस टॉपिक डील करने के बाद क्या है, उसको ड्राइव टॉपिक को उसके बाद उससे डायरेक्ट लिंक कर सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट को काफ़ी फोकस करने की ज़रूरत है। तो जब भी कोई फॉर्मूला करो उसका थ्योरेटिकली सिग्निफिकेंस देखो, तो थ्योरेटिकली उस फॉर्मूला का क्या सिग्निफिकेंस होता है, आपस में चैप्टर को कनेक्ट करके पढ़ो। तो कनेक्टिविटी क्या होना चाहिए, क्लास 1 को क्लास 12 से कैसे कनेक्ट करें वो करना होना चाहिए। मैथमेटिकली टूल्स पता होना चाहिए, यूनिट को कैसे यूज करना है, ग्राफ का क्या कंसेप्ट है, ग्राफिकल कंसेप्ट को कैसे हैंडल करना है, और बेस टॉपिक को ड्राइव टॉपिक से कैसे रिलेट करना है, उसको जो है आपस में रिलेट करेंगे, फिर जाके कुछ चैप्टर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो ये हमने आज थोड़ा सा डिस्कशन किया, ये जो है
फिजिकल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया। तो फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे हैंडल करें, फिजिकल केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट आगे वाले वीडियो में, आने वाले वीडियो में हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी देखेंगे किस तरीके से हम हैंडल करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।